हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने टॉपिक स्टार्ट कर दिया था अबाउट द दिल्ली सल्तनत। लास्ट क्लास में आपको बताया था कि नोट्स भी आपको जल्दी मिल जाएंगे, प्रिंटिंग में है, और आपसे थोड़ा सा इकोनॉमिक्स और सिविक्स वाले पोर्शन के रिगार्डिंग भी अपन ने डिस्कस किया था। तो आज अपन स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द खलजी डायनेस्टी। स्लेव डायनेस्टी हमने देख ली थी। स्लेव डायनेस्टी के अपन ने जो रूलर्स डिस्कस किए, इसका टाइम पीरियड था स्लेव डायनेस्टी का फ्रॉम 1206 एडी टू 1290 एडी। और इसमें जो हमने इंपॉर्टेंट रूलर्स डिस्कस किए थे स्लेव डायनेस्टी में, कुतुबुद्दीन ऐबक, देन अल्ततमिश, शमसुद्दीन इल्ततमिश, फिर रजिया सुल्तान, और उसके बाद हमने डिस्कस किया था अबाउट बलबन। बलबन का ध्यान रख लेना, थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि इसने ब्लड एंड आयरन पॉलिसी को फॉलो किया था। उससे पहले पिछली क्लास में हमने कुछ छोटे छोटे एम्पायर्स, छोटी छोटी डायनेस्टीज के बारे में देखा था। आई होप आपने वो सब देख लिया होगा। किसी भी तरह का डाउट हो आप कॉल कर लेना, व्हाट्सएप कर लेना, एज यू फील कंफर्टेबल। आज हम स्टार्ट करेंगे स्लेव से आगे। अब कौन सी डायनेस्टी आएगी? खलजी डायनेस्टी। बच्चों, आपको लास्ट क्लास में बता दिया था, थोड़ा सा ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। क्रोनोलॉजिकल मतलब जिस टाइम के अकॉर्डिंग ये आई डायनेस्टीज, इसका आपको एक छोटा सा ट्रिक भी बता दिया था, आप ध्यान रख लेना उसको। खिलजी डायनेस्टी का टाइम है 1290 टू 1320 एडी। 1290 टू 1320 एडी। तो खिलजी डायनेस्टी में जो सबसे पहले रूलर आया वो था जलालुद्दीन खिलजी। ठीक है, काफी एज थी इसकी, 70 इयर्स के अराउंड, when he ascended the throne. After 6 years, in 1296 AD, he was killed by his own nephew. और nephew के साथ ही इसका क्या था? son in law भी था। ये इंसिडेंस इफ यू पीपल रिमेंबर, तो आपने पद्मावत मूवी में देखा होगा कि वो जो जलालुद्दीन खिलजी था, दैट वाज रजा मुराद, उसका नेफ्यू एंड सन इन लॉ भी था एक तरह से, दैट वाज रणवीर सिंह। So he was killed by his own nephew अलाउद्दीन खिलजी। बहुत बड़ा रूलर था ये अलाउद्दीन खिलजी, बहुत इसको क्रेडिट जाता है। काफी सारे रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए इसने। हाँ, डिक्टेटर था, टायरेनिकल रूलर था, दैट वाज अ डिफरेंट थिंग। बट एज आई टोल्ड यू अर्लियर, इसी के मेथड्स को फर्दर फॉलो किया है शेरशाह सूरी ने, और शेरशाह सूरी के मेथड्स को फर्दर फॉलो किया अकबर ने। आगे आपको एक लाइन बताऊंगा इसमें, जब हम मुगल एम्पायर स्टार्ट करेंगे, कि शेरशाह सूरी के लिए कई हिस्टोरियंस उसको कंसीडर करते हैं एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर ऑफ द मिडाइवल पीरियड, शेरशाह सूरी को। हालांकि टर्म उसका कम था, थोड़े से टाइम के लिए था वो, बट ही इज कंसीडर्ड एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर ऑफ द मिडाइवल टाइम्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अलाउद्दीन खिलजी 1296 एडी ही किल्ड हिज अंकल कह लो या जो भी, जलालुद्दीन खिलजी एट इलाहाबाद में इसने इसको मार दिया एंड ही एक्सटेंडेड द थ्रोन। इसने बहुत सारे कैंपेन्स चलाए, बहुत सारे एरियाज कॉन्कर किए। उसमें आपने रावल रतन सिंह का देखा ही था, उस वाली मूवी में आपने, पद्मावत वाली मूवी में, बहुत सारा एरिया इसका, दिल्ली, इसका एम्पायर बहुत बड़ा एम्पायर था। हालांकि दिल्ली सल्तनत में जो सबसे बड़ा एम्पायर हुआ है वो मोहम्मद बिन तुगलक का हुआ है, अभी आगे देखेंगे हम तुगलक डायनेस्टी में। लेकिन जो सबसे स्ट्रॉन्ग एक तरह से था वो था इसका अलाउद्दीन खिलजी का। जब इसने अपना गुजरात कैंपेन चलाया, राजस्थान का बहुत सारा एरिया इसने कॉन्कर कर लिया था, रणथंभौर, चित्तौड़, सारे एरिया, जैसलमेर वगैरह, ये सब इसने कॉन्कर किए अलाउद्दीन खिलजी ने। गुजरात कैंपेन में इसने बहुत सारा ट्रेजर कलेक्ट किया, बहुत लूटपाट मचाई इसने, बहुत सारा ट्रेजर कलेक्ट किया। इसका कमांडर था मलिक काफूर, मेन इसका जो ट्रस्टवर्दी पर्सन था मलिक काफूर। ये भी था उस मूवी में जो जिम सर्व ने जो रोल प्ले किया था, आपने देखा होगा। वारंगल को जब इन्होंने लूटा तो वहां से इसको फेमस कोहिनूर डायमंड मिला। क्या मिला? फेमस कोहिनूर डायमंड। तो कोहिनूर डायमंड की बहुत बड़ी हिस्ट्री है।
ये अलाउद्दीन खिलजी के पास आया, फिर कई हैंड से होते हुए ये अपन ने एक और मूवी आई थी अभी पानीपत वाली, ठीक है, अहमद शाह अब्दाली तक भी पहुंचा ये। फिर पंजाब के थे महाराजा रणजीत सिंह, जिनके नाम पे इंडिया का सबसे बड़ा डोमेस्टिक क्रिकेट टूर्नामेंट चलता है रणजी ट्रॉफी। फाइनली उन्होंने दिया था, उनके पास था, और उन्होंने दिया था क्वीन विक्टोरिया को। और अभी यह जो ब्रिटिश क्राउन में है ये, ठीक है, क्वीन एलिजाबेथ जो क्राउन पहनती है उसमें है कोहिनूर। तो बहुत लंबी हिस्ट्री है इसकी। वारंगल में इसको सबसे पहले लूटा अलाउद्दीन खिलजी ने कोहिनूर को। इंपॉर्टेंट है, अच्छे से ध्यान रख लेना। इट इज सेड कि मलिक काफूर साउथ में रामेश्वरम तक पहुंच गया था। कहां तक पहुंचा था? रामेश्वरम। अलाउद्दीन खिलजी अपने आप को सेकंड अलेक्जेंडर कंसीडर करता था, ठीक है, अपने आप को क्या कंसीडर करता था? सेकंड अलेक्जेंडर। और इसका भी ड्रीम वही था, टू कॉन्कर द एंटायर वर्ल्ड। इसने कॉइन्स भी चलाए जिसमें इसने नाम दिया सिकंदर टू, या अगेन आपने उस मूवी में देखा होगा अलेक्जेंडर यानी कि सिकंदर, हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? सिकंदर। ये अपने आप को वैसे कहलाना पसंद करता था अलाउद्दीन खिलजी। बहुत बड़ा एम्पायर अगेन एज ए सेड इसने सेटल किया। टायरेनिकल रूलर था, सस्पिशियस बहुत था। अगर इसको डाउट होता था किसी के ऊपर भी कि वो इसके अगेंस्ट में कोई कॉन्स्पिरेसी कर रहा है, तो वो उसकी एंटायर फैमिली को अलॉन्ग विद हिज वुमेन, हिज चिल्ड्रन, सबको ही मार देता था। और इसकी डेथ वैसे बहुत सारी अलग अलग इसमें आती है। कई लोग ये कहते हैं कि मलिक काफूर ने इसको एंड में मारा था। कई हिस्टोरियंस दे यूज्ड टू से दैट अलाउद्दीन खिलजी वाज किल्ड बाय मलिक काफूर हिमसेल्फ, ठीक है। इसने सबसे पहले एग्रीकल्चर प्राइसेस इन सबको कंट्रोल करना स्टार्ट किया, ठीक है। इन सबको इसने क्या किया? कंट्रोल करना स्टार्ट किया। इसने बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स इंट्रोड्यूस किए। दीवाने रियासत, ठीक है, दीवाने रियासत, मार्केट्स वगैरह को कंट्रोल करने के लिए। शाहाना, मलिक मुस्तहिब, स्पाई ऑफिसर, बहुत सारे अलग अलग इसने डिपार्टमेंट्स इंट्रोड्यूस किए। इसने एक फोर्ट बनाया सीरी फॉर हिज सोल्जर्स विच हैज 7 गेट्स। यह आपका, अगर आपको ध्यान हो तो क्लास 7th में भी आया था, वो जो खिलजी डायनेस्टी आई थी, इसने एक फोर्ट बनाया सीरी सोल्जर्स को स्टेशन करने के लिए, ठीक है, विच हैज 7 गेट्स। तो अलाउद्दीन खिलजी, इसके टाइम पे भी मंगोल अटैक्स थे। इससे पहले जो मंगोल अटैक्स हो रहे थे उसमें जो रूलर्स थे उनकी पॉलिसी ये थी कि मंगोल अटैक्स को अवॉइड करें। बट अलाउद्दीन खिलजी की पॉलिसी ये थी कि मंगोल अटैक्स को अवॉइड नहीं करना, हमें उनको फेस करना है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट रूलर, ही डाइड इन 1316 AD। बट इसके बाद के जो रूलर्स थे बहुत वीक थे। अल्टीमेटली खिलजी डायनेस्टी एंड हो गई 1320 AD। आपको पहले भी 2-3 बार ये चीज अपन डिस्कस कर चुके हैं कि अगर कोई बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग रूलर आता है तो उसके बाद, उसके जाने के बाद, या तो उसके मैचिंग, उसको मैच करता हुआ, उसकी कैपेबिलिटीज को मैच करता हुआ, उसके स्किल्स को मैच करता हुआ कोई रूलर आए, नहीं तो वो पूरी डायनेस्टी क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। क्योंकि वो सिस्टम को इतना अच्छा बना के चले जाते हैं कि बाद वाले उसको फुलफिल ही नहीं कर पाते। जो औरों की, पब्लिक की, सबकी एक्सपेक्टेशंस हो जाती हैं, वो उसको मैच ही नहीं कर पाते। तो ऐसा हमने देखा है, ऐसा ही केस था ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। अब इसके बाद खिलजी डायनेस्टी के बाद जो आपकी डायनेस्टी आएगी दैट इज तुगलक डायनेस्टी। तुगलक तुगलक डायनेस्टी का जो टाइम था दैट वाज 1320 to 1414 AD, ठीक है। लास्ट क्लास में अपन ने देखा था तुगलक डायनेस्टी, इसको एस्टेब्लिश किया गियासुद्दीन तुगलक। कौन था? गाजी मलिक था। गाजी मलिक इनिशियली जब ये रूलर बना, फिर बाद में इसने
टाइटल लिया ऑफ गियासुद्दीन तुगलक। ठीक है, इसने तुगलक डायनेस्टी को स्ट्रॉन्ग किया इंडिया में। 1325 में इसकी डेथ हो गई, एक्सीडेंटल डेथ थी। अ वुडन बिल्डिंग कोलैप्स्ड ऑन हिम। दैट बिल्डिंग वाज उसको बनाया गया था, कंस्ट्रक्टेड टू, मतलब इसकी कोई सेरेमनी थी, इसकी विक्ट्रीज को सेलिब्रेट करने के लिए बनाया गया था। बनाते थे ना उसमें, बिल्डिंग्स बना दी, कोई जीता इस तरह से, तो वो वुडन बिल्डिंग इसके ऊपर कोलैप्स हो गई और गियासुद्दीन तुगलक डाइड इन डेथ। इससे पहले हम लोग कुतुबुद्दीन ऐबक का पढ़ा था, उसकी भी एक्सीडेंटल डेथ थी, ये ध्यान रख लेना। वाइट प्लेइंग चौगान, दैट इज पोलो। सिमिलरली गियासुद्दीन तुगलक, इसकी भी एक्सीडेंटल डेथ हुई थी। अब वुडन बिल्डिंग कोलैप्स्ड ऑन हिम, तो ये ध्यान रख लेना। इन 1325 एडी 1326 में वहां रूलर बना मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक, पागल राजा बोलते थे इसको हिस्टोरियंस, इनसेन रूलर। ठीक है, और इसको और भी बहुत सारी चीजें बोली गई। अमेजिंग मिक्सचर ऑफ कॉन्ट्राडिक्शंस, अमेजिंग मिक्सचर ऑफ कॉन्ट्राडिक्शंस, ब्लड थ्रस्टी, बहुत सारे नेम्स दिए गए इसको। इसने क्या किया, 1327 एडी में एक नया टाउन बसा, देवगिरी था टाउन एक, उसको रीनेम किया दौलताबाद, और दिल्ली से कैपिटल शिफ्ट की दौलताबाद। लॉजिक इसका गलत नहीं था, इसके जो मेथड्स थे एक्चुअली वो टाइम से आगे थे, नंबर 1 थे। नंबर 2 ये था कि इसने प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन नहीं किया। कई सारे साइंटिस्ट होते हैं, उनके लिए भी ऐसे बोला जाता है कि आउट ऑफ द वर्ल्ड रह रहे हैं, पागल कई बार बोला जाता है उनको, मैड, कि इनके जो सोच रहे हैं वैसा हो ही नहीं सकता इस तरह से। लेकिन बाद में ये आपने जैसे आपके बायो में मेंडलिज्म आपने पढ़ा होगा, उसमें भी ऐसा ही था, कुछ कुछ मेंडल के साथ भी ऐसा ही था। उसने जो उस समय एक्सपेरिमेंट्स किए उसको किसी ने भी रिकॉग्नाइज नहीं किया, फिर बाद में सबने उसको रिकॉग्नाइज किया था। ठीक है, तो ऐसा बहुत सारे साइंटिस्ट के साथ भी हुआ है। जैसे 1903 में एक मूवी आती है हॉलीवुड के अंदर, अ ट्रिप टू मून। अब सोचो 1903, किसी ने इमेजिन भी नहीं किया होगा, एरोप्लेन भी नहीं था उस टाइम पे, और मूवी आ गई है ट्रिप टू मून। ठीक है, कि मून पे जा रहे हैं, और बाद में, अब उस समय तो लोगों को लगा होगा कि जस्ट एक इमेजिनेशन ही है। ठीक है, या मोबाइल आप सोचो, इंटरनेट आप सोचो, आज से 40 इयर्स पहले किसी ने इमेजिन भी नहीं किया होगा कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। तो मोहम्मद बिन तुगलक के लिए कई जो इसको ढंग से इवैल्यूएट करते हैं, ढंग से एनालाइज करते हैं इसको, वो ये कहते हैं कि एक तो इसके जो थॉट्स थे वो टाइम्स थोड़ा आगे थे, और दूसरी सबसे बड़ी दिक्कत ये हुई कि इसने उनका प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन नहीं किया। इंप्लीमेंट करना बहुत बड़ी बात होती है। तो अब इसने जो कैपिटल शिफ्ट की दिल्ली से दौलताबाद, देवगिरी दैट इज दौलताबाद, उसके पीछे रीजन ये था कि ये भी मंगोल अटैक्स को फेस करना चाहता था। बट इसको ये था कि अगर कैपिटल आगे रहेगी दिल्ली, वहां से आते थे तो ज्यादा प्रॉक्सिमिटी में रहती, तो थ्रेट ज्यादा रहेगा, पब्लिक को थ्रेट होगा। इससे बेटर है हम थोड़ा दूर की तरफ चले जाते हैं, थोड़ा साउथ की तरफ चले जाते हैं, तो हम मंगोल्स को यहां से बेटर उसमें फेस कर पाएंगे, बेटर वे में फेस कर पाएंगे। ठीक है, ये उसका बिल्कुल सही थॉट था, पर उससे गलती क्या हुई कि उसने सडनली ओवरनाइट कह दिया सबको कि सबको दिल्ली से दौलताबाद जाना है। अब ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि इतनी सारी पब्लिक जो कि कैपिटल सिटी में रहती है, अपना पूरा बिजनेस, अपना सब कुछ, होम्स, देयर शॉप्स, देयर बिजनेसेस, उन सबको छोड़ के एक रात में चले जाए। सो कोई प्रिपरेशन नहीं थी, मैनी पीपल दे डाइड ऑन द वे। और फिर वहां जाने के बाद कंडीशंस, ऑब्वियसली वहां प्रॉपर अरेंजमेंट्स नहीं थे। ठीक है, अब कैपिटल सिटी है तो अरेंजमेंट्स बहुत सारे चाहिए रहेंगे, तो उसने थोड़े टाइम बाद वापस बोला कि वापस शिफ्ट करो। तो मतलब लोगों को इतना बड़ा मूवमेंट करना कि दिल्ली से दौलताबाद और फिर दौलताबाद से कहा बैक टू दिल्ली, तो इसलिए ये इसका जो आइडिया था ये फेल हो गया। ऐसे ही 1330 एडी में इसने सबसे पहले कहा कि गोल्ड एंड सिल्वर करेंसी की जगह, गोल्ड एंड सिल्वर करेंसी इट शुड बी रिप्लेस्ड विद द कॉपर करेंसी। अब आइडिया इसका बिल्कुल सही था, इसमें कुछ गलत नहीं था, क्योंकि गोल्ड एक तो बहुत कम अमाउंट में मिलता है नेचर में, तब तो और कम मिलता होगा, डेफिनेट सी बात है। ट्रेड बहुत मुश्किल होता था कि कितनी छोटे से छोटा अमाउंट लेंगे कि आप समझ सकते ना, अपन मनी की वैल्यू की बात करते हैं
ठीक है, तो कितने छोटे से छोटा हम चीज लेंगे कि कोई छोटे से छोटा ट्रेड करने के लिए तो पॉसिबल नहीं हो पाता था, ट्रेड करने में बहुत दिक्कत आती थी। तो उसने ये बिल्कुल सही बोला कि हम इसके लिए तो कॉपर करेंसी चलाते हैं, कॉपर एंड ब्रॉन्ज करेंसी चलाते हैं। आज भी जो कॉइन्स है वो वैसे ही तो है, बट अगेन यहाँ पे प्रॉब्लम ये थी कि अब जो कॉइन्स बन के आते हैं, जो नोट्स प्रिंट होके आते हैं, वो उनका एक पर्टिकुलर पैटर्न होता है, उनकी डिजाइन को कंट्रोल किया हुआ है, कोई भी उसको घर पे नहीं कर सकता। इस तरह से फेक नोट्स बनाते हैं लोग, लेकिन अल्टीमेटली वो फेक ही होते हैं और वो हो सकता है थोड़ा टाइम तक वो मूवमेंट में भी रहे, सर्कुलेशन में भी रहे, लेकिन अल्टीमेटली वो पकड़ में आ ही जाते हैं। अब उस टाइम पे तो ऐसा कुछ था नहीं, इसने करेंसी को रेगुलेट नहीं किया। प्लस कॉपर ब्रॉन्ज नेचर में इजीली मिल जाता है, तो पब्लिक पीपल दे स्टार्टेड मिंटिंग कॉपर करेंसी एट देयर होम्स, घर में ही बनाना स्टार्ट कर दिया। अभी के जो कॉइन्स है वो राउंड शेप है जैसे इनका, तो अब उस समय ऐसा कोई शेप नहीं हुआ करता था, कैसा भी बना दिया हो कॉपर है, ओके इट विल बी एक्सेप्टेड एज करेंसी। उस समय इसको कंट्रोल करने के लिए, इसके प्रोडक्शन को, इसके मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए कोई एफर्ट्स नहीं लगाए, तो अब लोगों के पास करेंसी आ गई। फिर जैसे नाजिज्म में हमने डिस्कस किया हुआ है, हाइपर इन्फ्लेशन, तो जब इतनी सारी करेंसी आ गई तो लोग मार्केट में पहुंच गए, सारे गुड्स बिक गए करेंसी से, ठीक है, जैसा वहां पे पढ़ा था हमने। अब मार्केट में गुड्स नहीं थे, अब क्या थी? करेंसी। अब यहां पे फिर अगेन इसने क्या बोला कि बैक टू गोल्ड एंड सिल्वर। अब सोचो यहां पे बैक टू गोल्ड एंड सिल्वर कि अब अब उसने क्या किया कि पब्लिक से बोला कि अब दे दो अपनी कॉपर और ब्रॉन्ज करेंसी हमें, हम आपको इसके बदले में गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स दे देंगे। तो यानी बहुत ज्यादा बर्डन आ गया ऑन द गवर्नमेंट ट्रेजर, पूरा प्लान इसका फेल हो गया। ठीक है, जैसे डिमोनेटाइजेशन जब मोदी जी ने किया 2016 में, तो जितना था कि ब्लैक मनी आउट हो जाएगा उतना नहीं हो पाया, क्योंकि लोगों ने अलग अलग मेथड सर्च कर लिए, अपने अरेंजमेंट्स कर लिए उन्होंने, बैंक्स में बहुत सारी चीजें हुई, बट ऐसा नहीं था वो फेल हुआ है, उसके बहुत सारे बेनिफिट्स भी हुए। एक सबसे बड़ा बेनिफिट हुआ है डिजिटल ट्रांजैक्शन का, मैनी टाइम्स इंक्रीज हो गया 2016 से अब 2020 में। और डिजिटल ट्रांजैक्शन का मीनिंग ही हो गया कि ब्लैक मनी नहीं है। आपको बताया था स्वीडन का बताया था शायद, स्वीडन वर्ल्ड का पहला ऐसा कंट्री है जो कैशलेस है पूरी तरह से। कैशलेस का मतलब अगर छोटे से छोटा ट्रांजैक्शन भी है तो वो भी कैसा है, एक तरह से ऑनलाइन डिजिटल ट्रांजैक्शन है। और जब सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा होगा तो करप्शन तो पूरा एक तरह से क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो वो डिमोनेटाइजेशन में भले ही उस समय ये पर्पस माइंड में नहीं रहा हो, ये डिमोनेटाइजेशन मोदी गवर्नमेंट का सबसे बोल्ड डिसीजन कंसीडर किया जाता है। इससे पहले भी कहते हैं इंदिरा गांधी जो इतनी पावरफुल प्राइम मिनिस्टर थी, उनको भी किसी ने बोला था, लेकिन उनका ये कहना था कि ऐसा हो गया तो मैं तो वापस पावर में नहीं आ पाऊंगी, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट ने इतना बोल्ड डिसीजन दिया और उसके इफेक्ट दिखे, लोग समझे और सपोर्ट भी किया। तो ऐसा नहीं था कि मोहम्मद बिन तुगलक पागल ही रहा हो, बट उसके डिसीजंस अगेन टाइम से आगे थे, प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट नहीं हो पाए। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद आया फिरोज शाह तुगलक। कौन आया? फिरोज शाह तुगलक। ये फर्स्ट रूलर था जिसने जजिया लोगों के ऊपर लगाया। जजिया एक टैक्स होता है टू बी कलेक्टेड बाय द नॉन मुस्लिम्स। जजिया टैक्स है टू बी कलेक्टेड बाय द नॉन मुस्लिम्स। ये सबसे पहले लगाया था इसने, फिरोज शाह तुगलक ने। इसके तुगलक डायनेस्टी में 1398 के आसपास इंडिया में तैमूर का भी अटैक हुआ है। तैमूर लंग का नाम सुना होगा आपने, इंग्लिश में ऐसे भी लिखते हैं इसको, तैमरलैंड। समरकंद का रूलर था, बहुत ही क्रूअल। वर्ल्ड हिस्ट्री में दो रूलर्स सबसे ज्यादा क्रूअल माने गए, एक चंगेज खान और दूसरा तैमूर लंग। ये इसने अटैक किया इंडिया के ऊपर, लेकिन इसका मतलब लोग डरते थे, ये आपसे शायद लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, लेकिन इसका कोई आइडिया यहां पे सेटल डाउन होने का नहीं था। आया यहां पे वेल्थ वगैरह इसने बहुत सारी लूटी और वापस ये यहां से चला गया। तो 1398 तुगलक डायनेस्टी के टाइम की बात है, तैमूर का अटैक हुआ ऑन इंडिया। इसके बाद
आ जाती है आपकी सैयद डायनेस्टी। दिल्ली सल्तनत में सबसे कम इंपॉर्टेंस की जो डायनेस्टी है सैयद डायनेस्टी है। ठीक है, मतलब टोटली एक तरह से इररिलेवेंट है। 1414 टू 1451 एडी। सैयद खिजर शाह उसने अपने आप को तैमूर का रिप्रेजेंटेटिव डिक्लेयर किया इन इंडिया और रूल करना स्टार्ट किया। बट इसका रूल इतना सही था कि दिल्ली के आसपास के एरियाज के लोग भी इसको कंसीडर नहीं किया करते थे एज अ रूलर, एज अ रूलर ऑफ दिल्ली। ठीक है, तो कोई रेलेवेंट इसका नहीं है। खिजर शाह का नाम आप ध्यान रख लेना इसके अंदर। इसके बाद सैयद डायनेस्टी के बाद आई लोधी डायनेस्टी। लोधी डायनेस्टी अगेन 1451 टू 1526 एडी लास्ट डायनेस्टी हो गई। आपको इसके अंदर ध्यान क्या रखना है, इसके अंदर एक तो कि ये फर्स्ट अफगान्स थे टू रूल ओवर दिल्ली। बाकी इससे पहले टर्किश रूलर्स थे। दे वर द फर्स्ट अफगान्स टू रूल ओवर दिल्ली। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना। इसमें सबसे पहले जो रूलर बना दैट वाज बहलोल लोधी। बहलोल लोधी फर्स्ट रूलर था। इसके बाद आया सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी, इब्राहिम लोधी भी बोला जाता है इसको, इब्राहिम लोधी, ध्यान रख लेना। ये रूलर बना। इसको राणा सांगा ने डिफीट किया इन 1517 18 वॉर्स हुए। ही वॉज डिफीटेड बाय राणा सांगा। उसके बाद इंटरनल डिस्प्यूट्स बहुत सारे हुए। एक पर्सन का नाम आएगा दौलत खान लोधी। ये भी और राणा सांगा भी, इन्होंने इनवाइट किया बाबर ऑफ अफगानिस्तान टू अटैक ओवर दिल्ली। इनका थॉट ये था, एक दौलत खान लोधी, राणा सांगा भी थे इसके अंदर। इन्होंने इनवाइट किया बाबर को कि आप दिल्ली पे अटैक करो। ठीक है, इनका थॉट ये था कि ये लोग, बाबर आएगा यहां पे अटैक करेगा, जो भी यहां से लूटना करना है, वेल्थ वगैरह लेनी है, लेकर चला जाएगा, लोधी डायनेस्टी हट जाएगी और हम दिल्ली पे रूल करेंगे। बट इनका ये प्लान थोड़ा सा गलत हो गया। बाबर आया, अटैक भी किया, इब्राहिम लोधी को इसने डिफीट भी किया इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। वेरी इंपॉर्टेंट, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत इन 1526 एडी। डिफीट भी किया पर बाबर यहां से गया नहीं और यहीं सेटल हो गया इंडिया में। इस तरह से दिल्ली सल्तनत एंड हुई। ठीक है, और एक दूसरे रूलर्स आए। मुगल एम्पायर इसलिए अलग लिख रहे हैं, बहुत क्लासिक पीरियड था, वन ऑफ द लॉन्गेस्ट सर्विंग एम्पायर्स ऑफ द वर्ल्ड। टाइम लाइन आपको इसकी बताई हुई है 1857 अगर देखा जाए टेक्निकली तो। हालांकि औरंगजेब 1797 के बाद यह एम्पायर वीक होने लग गया था। इब्राहिम लोधी को डिफीट किया और दिल्ली सल्तनत यहां पे एंड हुई। अगर इनके एडमिनिस्ट्रेशन की बात की जाए, दिल्ली सल्तनत के एडमिनिस्ट्रेशन की बात की जाए, तो ये बेसिकली दे यूज्ड टू रूल एज पर द इंस्क्रिप्शंस ऑफ कुरान। कुरान के जो इंस्क्रिप्शंस हैं, जो होली बुक है मुस्लिम्स की, उसके अकॉर्डिंग ये रूल करते थे। दे यूज्ड टू कंसीडर देमसेल्फ एज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अल्लाह दैट इज गॉड। ठीक है, उसका अल्लाह का मतलब ये रिप्रेजेंटेटिव कंसीडर करते थे अपने आप को। दो पिलर्स थे इनका, जो रूल था उसके दो पिलर्स थे। एक तो रिलीजन और दूसरा हो गया मिलिट्री। दो मेन पिलर्स थे इसके, इनके रिलीजन के दो मेन पिलर्स थे। एक तो हो गया रिलीजन और दूसरा हो गया मिलिट्री। टर्किश रूलर्स ने सबसे पहले टाइटल लिया सुल्तान। ठीक है, टर्किश रूलर्स ये जो थे अलाउद्दीन खिलजी वगैरह, इनका टाइटल था सुल्तान, जबकि मुगल रूलर्स जो थे इनका टाइटल था बादशाह। ठीक है, तो सुल्तान का इन्होंने यहां पे टाइटल लिया। सबसे मेन अथॉरिटी इनके रूल में सुल्तान ही था। सुल्तान के बाद जो आता था वो था वजीर। वजीर भी बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन थी। सारे मैटर सुल्तान को एडवाइस देना, सब कुछ टैक्स वगैरह से रिलेटेड सारा का सारा ये कौन कंट्रोल करता था? वजीर कंट्रोल करता था। ठीक है बच्चों, तो यहां पे
आपका ये ऐड होता है दिल्ली सल्तनत, इसके मिनिस्टर्स जो थे, अलग अलग डिपार्टमेंट्स जो क्रिएट किए थे, उसकी एक लिस्ट में दे दूंगा आपको, आप उसको देख लेना, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको इसमें। अब अपन स्टार्ट करते हैं इसके बाद मुगल एम्पायर। मुगल एम्पायर, मुगल एम्पायर आपको पता है 1526 से लेके एक तरह से 1857। 1526 में जो सबसे पहला आया था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, फरगाना का रूलर था ये अफगानिस्तान में। ही वॉज द रूलर ऑफ फरगाना इन अफगानिस्तान, ठीक है। बॉर्न इन 1482। यहां पे फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसने डिफीट किया इब्राहिम लोदी को। यहां से इसका जो रूल है बाबर का 1526 टू 1530 AD, ये इसका टाइम पीरियड था बाबर का। 1526 में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इब्राहिम लोदी को डिफीट किया। उसके बाद 1527 में बैटल ऑफ खानवा, ही डिफीटेड राणा सांगा। बैटल ऑफ खानवा 1527, ही डिफीटेड राणा सांगा। इसमें इसने टाइटल लिया गाजी, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इसमें क्या था, एक्चुअली बाबर हार रहा था, ठीक है। महाराणा सांगा ने सारे राजपूत रूलर्स को गैदर किया था, बाबर हार रहा था एक्चुअली इसमें। तो उसमें इसके सोल्जर्स जब वापस भागने लगे तो कहते हैं इसने कुरान के इंस्क्रिप्शंस की हेल्प लेके और ये बोला कि ये एक तरह से क्या हो रहा है, जिहाद हो रहा है। और इसके बाद इसने बोला कि अगर जीतोगे तो गाजी कहलाओगे, और इसके बाद इसने ये टाइटल लिया ऑफ गाजी। और भी कुछ थे जिनकी वजह, जो मेन फैक्टर्स थे बाबर की जो जीत थी। एक तो मॉडर्न वो था इनका जो वॉरफेयर टेक्नोलॉजी थी, उस समय इंडियंस की टेक्नोलॉजी के कंपैरिजन में थोड़ी मॉडर्न थी। तोप जो थी ना, कैनन तोप जिसको हम बोलते हैं, उसका सबसे पहले यूज किया था बाबर ने, ठीक है। तोप का सबसे पहले यूज किया था, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना। बाबर ने उसका यूज किया, प्लस इसका इंडियन जो किंग्स होते थे उस समय वो आते थे एलिफेंट्स पे, ये हेल्प, और ये किस पे थे, हॉर्सेस पे। अब एलिफेंट्स पे आ रहे हैं तो इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि एक तो किंग दूर से ही पहचान में आ जाएगा, ये भी आगे हेमू का पढ़ेंगे, उसमें भी आप देखना किंग कैसे पहचान में आ जाएगा, दूर से ही पहचान में आ जाएगा। तो जैसे चेस का गेम होता है, उसमें क्या होता है कि जो मेन है किंग, अगर उसको मार दिया तो गेम खत्म, और पूरा गेम ऐसे ही चलता है कि उसको डिफेंड करना है, उसको प्रोटेक्ट करना है। अब उस समय टीवी न्यूज़पेपर्स तो होते नहीं थे, किंग को किसी ने देखा हुआ तो होता ही नहीं था। तो अब अगर, लेकिन एलिफेंट के ऊपर बैठा हुआ है और रॉयल सिंबल्स वगैरह उसने ले रखे हैं, तो सब क्या टारगेट करते थे अपोजिशन आर्मी वाले कि उसी को, मतलब उसको टारगेट करना है किंग को। दूसरी बात, एलिफेंट अगर इतने सारे हॉर्सेस और उसको थोड़ा सा ट्रबल में आ जाए तो एलिफेंट्स क्या करते थे, वापस पलटते थे और अपनी ही आर्मी को वो एक तरह से कुचलने लग जाते थे एलिफेंट्स। बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी इनकी, ज्यादा मॉडर्न टेक्निक थी, ज्यादा मॉडर्न वॉरफेयर टेक्नोलॉजी थी। एक वॉर का मेथड था तुलुगुमा। तुलुगुमा वॉर मेथड एक था। तुलुगुमा में क्या होता है कि सामने सारी आर्मी नहीं आएगी, एक तरह से 1/4 ही आएगी, 1/3 आएगी। फिर काफी कहां से आएगा, एक लेफ्ट से, एक कहां से अटैक करेंगे, राइट से। ये भी इनकी उस टाइम के हिसाब से न्यू वॉरफेयर मेथड था कि सारे के सारे सामने से नहीं आएंगे और सामने वालों को पता नहीं पड़ेगा, और उनको बाद में अल्टीमेटली क्या होगा कि वो देखेंगे सब तरफ से उनको एक तरह से घेर लिया गया। 1528 में मेदिनी राय एक और राजपूत रूलर था, उसको डिफीट किया इसने, और इस तरह से इसने इंडिया में स्ट्रॉन्ग मुगल एम्पायर, इसकी फाउंडेशन रखी। 1530 में इसकी डेथ हो गई। कहते हैं बाबर फिजिकली इतना पावरफुल था, इतना स्ट्रॉन्ग था कि जैसे होता है ना, किला होता है, फोर्ट होता है, उसकी दीवार के ऊपर वो 2 सोल्जर्स को ऐसे साथ में रख के, और उसके ऊपर वो, मतलब ये एक तरह से उसकी फिजिकल एक्सरसाइज थी कि वो दौड़ लगाया करता था।
बहुत ही पावरफुल, मतलब फिजिकली भी बहुत वेल बिल्ड था बाबर। अब इसके बाद बाबर के बाद आया इसका बेटा हुमायूं। ठीक है, यहां पे मुगल्स, एक बात और ध्यान रख लेना, मुगल्स की दो एंसेस्ट्रीज थी, एक तैमूरिद और दूसरी कौन सी थी? मंगोल। मंगोल यानी कि चंगेज खान वाली। चंगेज खान या आप कह लो गेंगीज खान, और दूसरी तैमूरिद, ये तैमूर वाली। तो मुगल्स, हालांकि नेम मंगोल्स के ऊपर ही है, ठीक है, पर वो अपने आप को इससे एसोसिएट करना पसंद नहीं करते थे। रादर दे वर प्राउड ऑफ देयर तैमूरिड एंसेस्ट्री, क्योंकि चंगेज खान का नाम एसोसिएटेड है विथ इन्यूमरेबल किलिंग्स, ब्रूटल किलिंग्स। है तो तैमूर का भी, लेकिन उससे बहुत ज्यादा है चंगेज खान का। एक तो ये रीजन है, ध्यान रख लेना, ये दो एंसेस्ट्रीज थी मुगल्स की, और दोनों ही वर्ल्ड के, स्पेशली एशिया के, तो ग्रेट एम्पायर्स में कंसीडर किए जाते हैं। ठीक है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एम्पायर्स में कंसीडर किए जाते हैं। तो तैमूरिड एंसेस्ट्री ये ज्यादा पसंद करते थे, रादर देन एसोसिएटिंग देमसेल्व्स विद द मंगोल्स। मुगल नेम एक्चुअली मंगोल से आया है, और प्लस मुगल्स के एक और राइवल थे उज्बेक्स। मुगल्स के एक और राइवल थे उज्बेक्स, तो वो भी मंगोलियन उसके ही थे। तो ये दो रीजन है कि ये अपने आप को ज्यादा किससे लिंक करना पसंद करते थे? तैमूर वाली लाइनेज से। तो हुमायूं आया, उस समय जो मोनार्की थी या जो सिस्टम चलता था वो था प्राइमोजेनिचर। प्राइमोजेनिचर का क्या मतलब होता है कि राजा के बाद उसका सबसे बड़ा बेटा ही विल एक्सटेंड द थ्रोन, वो गद्दी पे बैठेगा, वो ही राजा बनेगा। प्राइम मतलब क्या हो गया? एक तरह से प्राइम मतलब सबसे मेन, यानी कि सबसे बड़ा। मुगल्स ने प्राइमोजेनिचर की जगह फॉलो किया कोपार सिनेरी। क्या फॉलो किया? कोपार सिनेरी। हुमायूं, मुगल्स में ये ट्रेडिशन था और हुमायूं ने इसको बहुत अच्छे से फॉलो किया। कहते हैं बहुत काइंड हार्टेड था हुमायूं। इसने अपने ब्रदर्स में अपने किंगडम को डिवाइड किया, काबुल एंड कंधार इसने दिया इससे अपने आप ब्रदर कामरान को। ठीक है, इस तरह से संभल का एरिया दिया इसने अस्कान को। ठीक है, अलवर एंड मेवात का जो रीजन है, अलवर वाले रीजन को मेवात कहते हैं, ये इसने दिया हिंदल। ठीक है, इसने बल्कि अपने ब्रदर्स में डिवाइड किया अपने किंगडम को। बट देन ऑल्सो जो इसके ब्रदर्स थे उन्होंने इसको सपोर्ट नहीं किया था हुमायूं को। हुमायूं इंटेलिजेंट भी बहुत था, काइंड हार्टेड भी था, बट एज अ रूलर वो उतना एफिशिएंट नहीं था। वो रूल करने की स्किल्स या श्रूडनेस जिसको आप कह सकते हैं, उतना श्रूड रूलर ये नहीं था। इसको डिफीट किया शेर शाह सूरी ने। शेर शाह सूरी ने फर्स्ट बैटल ऑफ चौसा इन 1539 एडी, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, एंड देन बैटल ऑफ कन्नौज इन 1540 एडी। शेर शाह सूरी ने इसको डिफीट किया। हुमायूं को कंट्री छोड़ के भागना पड़ा। ये कंट्री छोड़ के यहां से चला गया और ये पहुंचा पर्शिया। पर्शिया यानी मॉडर्न डे ईरान। एक तो प्रूशिया पढ़ा था अपन ने, जो भी एक तरह से जर्मनी है, यह है पर्शिया, दैट इज मॉडर्न डे ईरान। यहां का रूलर था शाह सफाविद। इसने हुमायूं की हेल्प की, कंडीशंस थी काफी सारी, इसने हुमायूं की हेल्प की और इसकी हेल्प से हुमायूं ने
फिर से ये रूलर बना 1555 AD। तो लंबे टाइम के लिए हुमायूं, मतलब एक जो ये लंबा टाइम करो या एक शॉर्ट टाइम करो, जो भी 16 ईयर्स अगर ओवरऑल देखोगे मुगल एम्पायर का टाइम तो शॉर्ट टाइम है, और अगर सिर्फ ऐसे देखोगे तो हाँ एक लंबा टाइम था। हुमायूं फिर से दिल्ली का रूलर बना 1555 AD में। इसकी डेथ भी एक्सीडेंटल है। ही डाइड, मतलब व्हाइल he fell down from the stairs of his लाइब्रेरी की सीढ़ियों से ये गिर गया, फिसल के गिर गया। हुमायूं बहुत ज्यादा कंजम्पशन करता था ओपियम का। किसका कंजम्पशन करता था? ओपियम का। तो ओपियम यानी कि अफीम एक तरह से। तो एक हिस्टोरियन ने हुमायूं के लिए कहा है कि हुमायूं जिंदगी भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए ही इस दुनिया से चला गया। ठीक है, एक हिस्टोरियन ने कहा है हुमायूं के लिए कि जिंदगी भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए ही इस दुनिया से हुमायूं चला गया। ठीक है, ज्योतिष में हुमायूं बहुत बिलीव करता था और 7 days a week ये 7 डिफरेंट कलर्स के क्लोथ पहनता था। ठीक है, ध्यान रख लेना, फिर से रिपीट करूं, ज्योतिष में बिलीव करता था और 7 days a week ये 7 डिफरेंट कलर्स के क्लोथ पहनता था। ठीक है, अब बीच में थोड़े टाइम के लिए इंडिया में आई सू डायनेस्टी। सू डायनेस्टी शेरशाह सूरी। ठीक है, फरीद नाम था इसके, चाइल्डहुड का नाम था इसका फरीद। ठीक है, he was born in 1482, 15 इयर्स की एज में इन बिहार। 15 इयर्स की एज में ये बिहार के गवर्नर बहार खान की सर्विस में चला गया। इट इज सेड दैट फरीद सिंगल हैंडेडली किल्ड अ टाइगर। अकेले ही इसने टाइगर को मारा था फरीद ने, और इसीलिए बहार खान ने इसको इनाम दिया शेरशाह सूरी। बहुत ही एफिशिएंट कमांडर था ये, बहुत ही एफिशिएंट रूलर था। इसने हुमायूं को हराया एंड ही कैप्चर्ड द थ्रोन ऑफ दिल्ली। 1545 में ही इसकी डेथ हुई, एक्सीडेंटल डेथ थी इसकी भी, एट द फोर्ट ऑफ कालिंजर ड्यू टू अ गन पाउडर एक्सप्लोजन। देखो, ये फोर्थ रूलर हो गया है हु डाइड एक्सीडेंटली, जितने अभी तक हमने देखे हैं। पहले कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, वाइल प्लेइंग पोलो। फिर कौन आया? गयासुद्दीन तुगलक, मतलब एक बिल्डिंग, वुडन बिल्डिंग कोलैप्स डाउन है। ठीक है, उसके बाद हमने देखा हुमायूं, he fell down the stairs of his own library। और उसके बाद शेरशाह सूरी एट द फोर्ट ऑफ कालिंजर, एक्सीडेंटली गन पाउडर का एक्सप्लोजन हुआ एंड ही डाइड इन दैट। कहते हैं 5 इयर्स के लिए था, अगर ये नहीं उसमें उसकी डेथ होती तो इंडिया में कभी मुगल एम्पायर आ ही नहीं पाता, अगर ये बहुत लंबे टाइम तक रूल कर लेता तो। इसने उस समय इसने जो कस्टम ड्यूटी इंट्रोड्यूस की, टैक्स होता है एक तरह से, इसको आज तक भी फॉलो किया जाता है। जो इसने इंट्रोड्यूस किया कस्टम ड्यूटी, इस जो मेथड इसने इंट्रोड्यूस किया उसको अभी तक भी फॉलो करते हैं। इसने करेंसी इंट्रोड्यूस की, रुपया, इन प्लेस ऑफ टाका। ठीक है, ये भी इसी ने इंट्रोड्यूस की थी। इसने बंगाल में सोनारगांव से लेके पेशावर, वैसे बंगाल इधर लिखना चाहिए था, पेशावर इधर लिखना चाहिए था, वहां तक कंस्ट्रक्ट किया इसने जीटी रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड, जो आज तक भी एग्जिस्ट करता है। यानी सोचो, इतना फोकस किया ऑन डेवलपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। यही हमने नेपोलियन में भी देखा है। सोचो, इतने शॉर्ट टर्म में, मतलब पूरे इंडिया को भी कंट्रोल किया इसने, काफी बड़ा एम्पायर था, उसको भी कंट्रोल किया, ये सारी चीजें भी की इसने। बहुत सारी इसने मॉस्क और ये सब कंस्ट्रक्ट करवाया। रोहतास फोर्ट इसने कंस्ट्रक्ट करवाया,
इसका खुद का टॉम्ब इसने बनवा लिया था एट सासाराम इन बिहार। सासाराम इन बिहार, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान रख लेना इसको अच्छे से। इसका शेरशाह सूरी का टॉम्ब है, मकबरा जिसको बोलते हैं, एट सासाराम इन बिहार। और इसकी जो शेप है डमरू के जैसी शेप है इसकी, यानी दिस शोज कि इसका अच्छा खासा ट्रस्ट था इन हिंदुइज्म ऑल्सो। और यही पॉलिसी भी आगे अकबर ने फॉलो की थी कि अकबर, अभी हम देखेंगे कि अकबर को यह बात समझ में आई कि अगर मुझे लंबा टाइम रूल करना है इंडिया में तो मुझे जो खासकर राजपूत हैं उनके साथ फ्रेंडली रिलेशंस बना के चलना होगा, तभी मैं इंडिया में लंबे टाइम तक रूल कर पाऊंगा। इससे पहले, अकबर से पहले जितने भी मुस्लिम रूलर्स हुए इंडिया में, चाहे दिल्ली सल्तनत के थे या चाहे कोई और, उनका राजपूत के साथ कंटिन्यूसली स्ट्रगल रहता था। तो भले ही डिफीट कर दिया एक बार, लेकिन अगेन राजपूत के साथ या दूसरे हिंदू रूलर्स के साथ कंटिन्यूअस स्ट्रगल रहता था। तो भले ही डिफीट कर देते थे उनको, लेकिन वो फिर से आते, तो पीस नहीं मेंटेन हो पाता था, स्टेबिलिटी नहीं आ पाती थी। और पीस नहीं होगा, स्टेबिलिटी नहीं होगी तो डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, इकोनॉमिक प्रोग्रेस नहीं होगी, पब्लिक भी सेटिस्फाइड नहीं रहेगी। तो ये अकबर ने, और इसको स्टार्ट एक तरह से शेरशाह सूरी इस बात को जानता था, उसके माइंड में था कि अगर यहां पे लंबा रूल करना है। उसकी एक्सीडेंटल डेथ हुई और उसी को आगे फॉलो किया अकबर ने, और इसीलिए उसने यहां पे जो हिंदू रूलर्स थे, आपको पता है जोधा अकबर, जैसे आपने मूवी भी देखी होगी शायद, कि मैट्रिमोनियल रिलेशंस डेवलप करने स्टार्ट किए। जहांगीर, शाहजहां, आगे उनके टाइम पे भी ये कंटिन्यू है। ठीक है, अब शेरशाह सूरी की डेथ के बाद जो रूलर्स आए, इस्लाम शाह वगैरह, दे वर नॉट एफिशिएंट रूलर्स। फिर एक जनरल हुआ, हिंदू कमांडर हुआ, हेमू। आदिल शाह रूलर था सूर डायनेस्टी का, उसका एक हिंदू कमांडर था हेमू। ये बहुत ही एफिशिएंट आर्मी जनरल था। इसके लिए कहा, हिंदू था ये, मैंने आपसे शायद पहले भी डिस्कस किया था, पृथ्वीराज चौहान वाला जब हम पढ़े थे, इज कंसीडर्ड एज द लास्ट हिंदू रूलर। उसके बाद भी हुआ, थोड़े से टाइम के लिए हेमू भी था, बट बहुत शॉर्ट टर्म के लिए था, इसको कंसीडर नहीं किया जाता। कहते हैं he continuously won 22 battles, 22 बैटल्स इसने कंटिन्यूअसली जीते थे। फाइनली इसको डिफीट किया सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत में अकबर ने। एक्चुअली अकबर तो उस समय माइनर ही था। अकबर वॉज बॉर्न ऑन 14 Feb 1542 एट अमरकोट इन मॉडर्न डे पाकिस्तान। उस समय हुमायूं एक तरह से रेफ्यूजी वाली कंडीशन हो गई थी हुमायूं की, ठीक है, इधर उधर भाग रहा था, भटक रहा था बचने के लिए। तो अकबर तभी बॉर्न हुआ था। ये जो है अकबर वाला और हेमू वाला, इससे आ गया और मुगल एम्पायर पूरा का पूरा। वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट क्लास, और उसके हम फिर आगे कंटिन्यू करेंगे।